इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की। नमस्कार। और इसके लिए हमारे पास विकिपीडिया लेख के कुछ अंश हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो आजकल लगभग हर किसी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकाल कर समझें कि पर्सनल फाइनेंस आखिर है क्या, ये कैसे विकसित हुआ और आज के जमाने में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि पैसे का हिसाब किताब जो इतना पर्सनल लगता है वो बाकायदा एक स्टडी का क्षेत्र कैसे बन गया है। सही बात है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये है क्या असल में? सुनने में तो लगता है बस अपने पैसे का मैनेजमेंट। हाँ, बुनियादी तौर पर ये वही है। कोई व्यक्ति या परिवार अपनी कमाई, बचत, खर्च, इन सब का प्रबंधन कैसे करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आज का हिसाब नहीं है, बल्कि भविष्य के जो जोखिम है और जो योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखना भी शामिल है। अच्छा, ये कल की तैयारी भी है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? खैर मतलब बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह तो होंगे। हाँ, वो तो है ही बिल्कुल। साथ में बीमा भी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का बीमा, फिर निवेश के फैसले, पैसा कहाँ लगाना है, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, राइट। क्रेडिट स्कोर पर नजर रखना, टैक्स की प्लानिंग करना, रिटायरमेंट के लिए तैयारी, ये सब इसी का हिस्सा है। तो ये सिर्फ पैसा संभालना नहीं है, बल्कि से एक सोचे समझे नियंत्रित तरीके से संभालना है, ताकि जो भी हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकें। और ये लक्ष्य तो छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे शायद अगले साल कोई गाड़ी लेनी हो या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग हो 20-30 साल बाद की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक डायनामिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया। सही। परिस्थितियां बदलती हैं, हमारे लक्ष्य भी बदल सकते हैं, तो योजना को भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये दिलचस्प जो आपने कहा कि ये हमेशा से इतना फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं था। लेख भी बताता है कि इसकी जड़ें 100 साल से भी पुरानी हैं। होम इकोनॉमिक्स का हिस्सा था ये। हाँ बिल्कुल। 1920s के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय की हेजल कर्क और मार्गरेट रीड जैसे कुछ शुरुआती लोग थे जिन्होंने इस पर काम किया। अच्छा। लेकिन तब फोकस ज्यादातर घर चलाने, बजट बनाने, इन चीजों पर था। और फिर एक अहम मोड़ आया शायद 1947 में, जब हर्बर्ट साइमन ने, हाँ, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला, हाँ, उन्होंने कहा कि लोग हमेशा बेस्ट फाइनेंशियल फैसले नहीं लेते और इसकी वजहें भी बताईं, जैसे जानकारी की कमी होना या फिर अपने व्यक्तिगत झुकाव। बिल्कुल। और यहीं से ये सोच शुरू हुई कि लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद की जरूरत है। फिर 50 से 70 के दशक में अमेरिका में कुछ प्रोफेशनल संस्थाएं भी बनी, जैसे AFCP और AFS के नाम लेख में है। हाँ, इन संस्थाओं ने फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP जैसे मानक तय किए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वे जिससे सलाह ले रहे हैं वो योग्य है भी या नहीं। और 90s के दशक तक तो कई यूनिवर्सिटीज में बाकायदा डिग्री प्रोग्राम शुरू हो गए थे इस पर। लेकिन जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो शायद 2008 का वित्तीय संकट था, है ना, जिससे सबको हिला कर रख दिया। बिल्कुल। उस संकट ने ये एहसास दिलाया कि आम लोगों में वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, कितनी कम है और इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, ये भी देखा कि गलत फैसलों का असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सही कहा। और उसके बाद ही अमेरिका में राष्ट्रपति की एक सलाहकार परिषद बनी, जिसका खास काम ही वित्तीय साक्षरता बढ़ाना था। तो एक तरह से पर्सनल फाइनेंस की अहमियत पर सरकारी मोहर लग गई। तो इतने सालों के विकास के बाद क्या अब हमारे पास कुछ पक्के नियम हैं, मतलब ऐसे यूनिवर्सल रूल्स जिन्हें हर कोई फॉलो कर सके? लेख कहता है कि ये मुश्किल है। हाँ, और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। देखिए, हर किसी की आय अलग है, संपत्ति अलग है, जरूरतें अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं। तो एक ही नियम सब पर कैसे लागू हो सकता है? और सिर्फ व्यक्तिगत परिस्थितियां ही क्यों, देश भी तो अलग अलग हैं। हर देश के अपने टैक्स कानून हैं, अपने नियम हैं। बिल्कुल। और बाजार की हालत भी तो बदलती रहती है, जगह के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी। तो फिर क्या करें? यहीं पर व्यक्तिगत सलाह का महत्व आता है, खासकर जब मामला थोड़ा पेचीदा हो या संपत्ति ज्यादा हो। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपकी खास परिस्थितियों को समझकर योजना बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी सिद्धांत तो होने चाहिए। लेख में शिकागो विश्वविद्यालय के हैरोल्ड पोलाक और हेलेन ओलिन का जिक्र है। उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में कुछ सरल सलाह दी है। हाँ, और वो सलाह भले ही अमेरिकी संदर्भ में दी गई हो, उनके पीछे जो सिद्धांत है वो काफी हद तक दुनिया भर में काम आ सकते हैं। जैसे
जैसे पहली सलाह, क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा चुकाएं। ये शायद सबसे जरूरी है, कर्ज के जाल से बचने का पहला कदम। बिल्कुल। दूसरी सलाह है अपनी टैक्स के बाद की आय का कम से कम 10 से 20% बचाएं और निवेश करें। एक अनुशासन बनाने की बात है ये। हाँ, एक आदत। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना पैसा अलग रखें। ये बहुत जरूरी है, नौकरी जाने या बीमारी जैसे किसी भी इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। चौथा, अमेरिका में जैसे 401k या IRA है, वैसे टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट खातों का पूरा फायदा उठाएं। हर देश में ऐसे कुछ ना कुछ विकल्प होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और निवेश के बारे में क्या सलाह है? सलाह ये है कि सीधे स्टॉक खरीदने बेचने के चक्कर में पड़ने से बचें, खासकर अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बेहतर है, जिनमें कई कंपनियों के शेयर होते हैं, तो जोखिम बढ़ जाता है और जो जोखिम और रिटर्न को संतुलित करते हैं। एक और बहुत जरूरी बात कही है, अगर आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले रहे हैं तो ये जरूर पता करें कि क्या वो प्रत्ययी कर्तव्य यानी फिड्यूशरी ड्यूटी से बंधा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि वो सलाहकार कानूनी तौर पर आपके हित को सबसे ऊपर रखने के लिए बाध्य है, अपनी कमाई या कमीशन से भी ऊपर। अच्छा। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है आपको ऐसी चीजें बेच दी जाएं जिनमें सलाहकार का फायदा ज्यादा हो और आपका कम। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, ये अमेरिकी सलाह तो ठीक है, लेकिन लेख में एक और सिद्धांत का जिक्र है, अच्छे परिवार के पिता वाला सिद्धांत। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा दार्शनिक सा लगता है, पर है काम का। इसका मतलब है पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिपके न रहना, नैतिक रूप से सही व्यवहार करना, निवेश में लंबी अवधि का सोचना, बेवजह के बड़े जोखिम न लेना। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति एक स्वस्थ नजरिया रखने की बात है। सही। तो ये तो हुए कुछ सिद्धांत, लेकिन कोई व्यक्ति असल में प्लानिंग करे कैसे? लेख में एक 5 स्टेप प्रोसेस बताई गई है। हाँ, ये एक व्यवस्थित तरीका है। पहला कदम है आंकलन यानी असेसमेंट। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को ठीक से समझना। कैसे? इसके लिए एक सरल सी बैलेंस शीट बनाएं। आपकी संपत्ति क्या है, जैसे घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, निवेश, और आपकी देनदारियां क्या हैं, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया। ओके। और एक आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट, महीने में कितना पैसा आता है और कहाँ-कहाँ खर्च होता है। जब तक ये नहीं पता कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? बिल्कुल। दूसरा कदम है लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, रिटायरमेंट। हाँ, और लक्ष्य जितने साफ होंगे, योजना उतनी ही अच्छी बनेगी। इसमें छोटे लक्ष्य भी हो सकते हैं, जैसे अगले 6 महीने में कुछ बचाना, और लंबे लक्ष्य भी, जैसे 20 साल बाद रिटायर होना। तीसरा कदम योजना बनाना, प्लान क्रिएट करना। अब जब पता है कि कहाँ पहुंचना है, तो वहां तक जाने का रास्ता बनाना होगा। बिल्कुल, यानी खर्च कैसे कम करें, आमदनी कैसे बढ़ाएं, पैसा कहाँ और कितना निवेश करें, ये सब सोचना होगा। चौथा कदम, जो शायद सबसे मुश्किल होता है, उस प्लान पर अमल करना, एग्जीक्यूशन। हाँ, यहीं पर अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। बहुत लोग प्लान तो बना लेते हैं, पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। यहीं पर शायद पेशेवर मदद काम आ सकती है, जैसे अकाउंटेंट या फाइनेंशियल प्लानर की। बिल्कुल, वो आपको ट्रैक पर रखने में मदद कर सकते हैं। और 5वां कदम, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, निगरानी और पुनर्मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड रीअसेसमेंट। मतलब नियमित रूप से अपनी योजना को देखें, क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात बदलते हैं, आय बदल सकती है, खर्चे बदल सकते हैं, लक्ष्य बदल सकते हैं, तो योजना को भी अपडेट करते रहना पड़ता है। तो ये एक लगातार चलने वाला सफर है, जैसा आपने पहले कहा था। बिल्कुल, वन टाइम जॉब नहीं है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में ये सब करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? पहले शायद लोग इतना नहीं सोचते थे इसके बारे में। हाँ, इसके कई बड़े कारण हैं जो लेख में भी बताए गए हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, स्कूलों और कॉलेजों में इसकी पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती। सही। OECD के अध्ययन भी यही दिखाते हैं। जापान जैसे विकसित देश में भी, जहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, वहां भी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है पाठ्यक्रम में। अमेरिका का ये आंकड़ा है कि 2024 में भी करीब 30% हाई स्कूलों में ग्रेजुएशन के लिए पर्सनल फाइनेंस पढ़ना जरूरी नहीं था।
और रिसर्च ये भी कहती है कि जिन छात्रों को ये शिक्षा मिलती है उनके क्रेडिट स्कोर बेहतर होते हैं, वो लोन वगैरह समझदारी से लेते हैं। तो साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में एक कमी है। दूसरा बड़ा कारण है नौकरियों का बदलता स्वरूप। हाँ, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, कंपनियों के स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। इन सब वजहों से जॉब सिक्योरिटी पहले जैसी नहीं रही। कब किसकी नौकरी चली जाए कहना मुश्किल है, और शायद लोग पहले की तरह 60-65 साल तक एक ही जगह टिककर काम ना कर पाएं। तीसरा कारण है हमारी बढ़ती उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बिल्कुल, मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से लोग अब ज्यादा लंबा जी रहे हैं। कई देशों में औसत उम्र 80 साल से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा सालों तक जीने के लिए पैसे चाहिए होंगे। एग्जैक्टली। और चौथा कारण, जो शायद आजकल हर कोई महसूस कर रहा है, हेल्थ केयर का महंगा होना। हो दवाएं, अस्पताल का खर्च, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस, ये सब लगातार बढ़ रहा है। बीमा होने के बाद भी बहुत कुछ जेब से देना पड़ जाता है। खासकर भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो ये चारों चीजें, शिक्षा की कमी, जॉब की अनिश्चितता, लंबी उम्र और महंगे इलाज, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रही हैं जहां अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना अब कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि एक जरूरत बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे ट्रेंड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, और जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। और क्या जरूरी है? जरूरत और चाहत में फर्क समझना, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना और योजना बनाने का हुनर सीखना। तो अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो किन मुख्य बातों पर फोकस करना चाहिए? लेख में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के हवाले से कुछ एरिया बताए गए हैं। हाँ, पहला है अपनी वित्तीय स्थिति को समझना। आपकी नेट वर्थ क्या है, यानी संपत्ति में से देनदारियां घटाकर क्या बचता है, और आपका कैश फ्लो कैसा है, महीने में कितना पैसा आता है, कितना जाता है। दूसरा है पर्याप्त सुरक्षा यानी बीमा। क्या आपके पास अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कोई दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु, इनसे निपटने के लिए पर्याप्त बीमा कवर है? तीसरा है टैक्स प्लानिंग। क्या आप टैक्स बचाने के सभी जायज तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और ज्यादा टैक्स भर देते हैं। चौथा है निवेश और बचत के लक्ष्य, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, इनके लिए पैसा जोड़ना। और इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि महंगाई आपके पैसे की कीमत कम करती जाती है, इसलिए सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी नहीं है, उसे निवेश करना जरूरी है ताकि वो बढ़े। कहाँ निवेश करना है, ये कैसे तय होगा? ये आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यहीं पर एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी अपना पैसा अलग अलग तरह के निवेशों में बांटना, जैसे कुछ स्टॉक में, कुछ बॉन्ड में, थोड़ा सोना, थोड़ा रियल एस्टेट, ताकि जोखिम कम हो। पांचवा है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सोचना कि रिटायरमेंट के बाद गुजारे के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी और उसका इंतजाम अभी से कैसे किया जाए। और छठा है एस्टेट प्लानिंग, यानी ये योजना बनाना कि आपके बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा, किससे मिलेगी, ताकि टैक्स कम से कम लगे और कोई झगड़ा ना हो। इनके अलावा भी कुछ बातें हैं लेख में, जैसे विलंबित संतुष्टि। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज की छोटी खुशी को टालकर भविष्य के बड़े फायदे के लिए रुकना। ये बहुत जरूरी है बचत और निवेश के लिए। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट, अपनी योजना की नियमित समीक्षा करना, बच्चों की शिक्षा के लिए प्लानिंग, रियल एस्टेट मतलब घर खरीदें या किराए पर रहें, और क्रेडिट का सही इस्तेमाल। क्रेडिट की बात आई है, आजकल तो ये बहुत आम है। क्रेडिट कार्ड, लोन, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, है ना? बिल्कुल, फायदे हैं कि क्रेडिट स्कोर बनता है, जरूरत के समय काम आता है, इमरजेंसी में मदद मिलती है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया तो ब्याज और फीस का बोझ बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसे सावधानी से मैनेज करना भी पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा है। हाँ, बहुत अहम हिस्सा है। इसी तरह निवेश में डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम फैलाना क्यों जरूरी है, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। ये सब समझना जरूरी है। तो ये सब सीखने के लिए शिक्षा और साधन कहाँ से मिले? हमने बात की कि स्कूलों में तो कमी है। हाँ, लेख कहता है कि लोग चाहते हैं कि स्कूलों में ये पढ़ाया जाए। एक पोल में 99% वयस्क इस बात से सहमत थे। लेकिन होता नहीं है ज्यादातर जगह।
सही। ऑनलाइन जानकारी बहुत है, मुफ्त में भी उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी ज्यादा जानकारी है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते। एक सर्वे में 42% लोगों ने यही कहा। अमेरिका में कुछ राज्यों ने हाई स्कूल में इसे जरूरी बनाया है, लेकिन जैसा हमने देखा अभी भी काफी कमी है। और इस शिक्षा का असर कितना होता है, इस पर भी थोड़ी बहस है। हाँ, कुछ स्टडीज कहती हैं कि इससे फर्क पड़ता है, लोग बेहतर योजना बनाते हैं, बचत करते हैं। लेकिन कुछ दूसरी स्टडीज भी हैं। हाँ, जैसे हार्वर्ड की एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जिन राज्यों में ये अनिवार्य है और जहां नहीं है वहां लोगों की बचत की आदतों में कोई खास फर्क नहीं दिखा। किपलिंगर जैसी पत्रिकाएं भी हैं जो इस विषय पर जानकारी देती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी दे देना ही काफी नहीं है। शायद हाँ, जानकारी जरूरी है, पर उसे असल जिंदगी में लागू कैसे करना है ये सिखाना शायद ज्यादा जरूरी है। और साथ में सही टूल्स देना, जैसे बजटिंग ऐप या निवेश ट्रैकर। और शायद व्यवहार बदलने पर जोर देना। बिल्कुल, लेकिन जानकारी होना तो पहला कदम है ही। उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। बहस प्रभावशीलता पर हो सकती है, पर जानकारी के अभाव में तो बेहतर निर्णय लेना वैसे ही नामुमकिन है। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा से क्या निचोड़ निकलता है? यही कि पर्सनल फाइनेंस अब एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल बन गया है। हाँ, और ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है, अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इसमें योजना बनानी पड़ती है, अनुशासन रखना पड़ता है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो इस स्रोत सामग्री से मेरे मन में आ रहा है, हाँ। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लोग लंबा जी रहे हैं और अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो क्या रिटायरमेंट की जो पारंपरिक परिभाषा है वो भी बदलेगी? कैसे? हो सकता है आने वाले समय में लोग 60 या 65 की उम्र में पूरी तरह काम करना बंद ना करें। शायद वो अलग तरह का काम करें, कम घंटे काम करें या अपनी पसंद का कोई काम करते रहें। अच्छा। तो भविष्य में वित्तीय योजना शायद सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं होगी, बल्कि काम और जीवन के इस बदलते हुए संतुलन को साधने के बारे में भी होगी। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। इस गहरी और अहम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।